तो ये जो जेनेटिक मार्कर है वो इसको हम लोग क्या कहते हैं, SNP। SNP का सिंपल सा मतलब ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये बेसिकली इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर कोई DNA स्ट्रैंड है, उसका जो भी सीक्वेंस है ATGGCCAT और बाकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में जो होगा, तो किसी पर्टिकुलर साइट पे लेट से ये G, इस साइट पे अलग अलग इंडिविजुअल्स में अगर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल में यहाँ पे G हो गया, दूसरे में C हो गया, तीसरे में T हो गया, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियोटाइड है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ऐसी सिंगल न्यूक्लियोटाइड साइट की पॉलीमॉर्फिज्म को ही हम SNP कह देते हैं। अब इसको देखते हैं इससे कैसे हम इसको एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन पे अगर जाएं तो ये ऐसी पोजीशंस होती हैं जीनोम में जहां कुछ इंडिविजुअल्स के पास कोई एक बेस पेयर होता है, जैसे GC। अब यहाँ हमने एक ही स्ट्रैंड दिखाया है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग तो होगा ही दूसरा। तो किसी इंडिविजुअल में यहाँ पे कोई बेस पेयर होगा, दूसरे इंडिविजुअल्स में वहाँ पे दूसरा बेस पेयर होगा उसी लोकेशन में। तो इस वजह से क्या होगा, वेरिएशन क्रिएट होगा, सिंगल पोजीशन पे उसी पोजीशन पे वेरिएशन क्रिएट होगा, और जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर लोकेशन या वो पर्टिकुलर साइट पॉलीमॉर्फिक साइट कहलाएगी। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि SNPs की संख्या जीनोम में बहुत ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा जीनोम है तो उसमें अलग अलग साइट पे वेरिएशन की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर होता है SNPs का जीनोम में, और इनमें से कुछ SNPs जो हैं वो RFLPs को भी राइज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब RFLP का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर AAGCTT, मान लीजिए ये एक साइट है, तो ये हमको पता है, अगर इसका करस्पॉन्डिंग इधर बनाएंगे तो TTCGAA, ये ECO R1 की साइट है। अगर इस साइट में कहीं SNP मौजूद हुआ तो लेट्स से कि ये T जो है ये, या TA जो बेस पेयर है, ये SNP साइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरे इंडिविजुअल में ये T की जगह लेट्स से C हो जाए, तो यहाँ पे नीचे G हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो रेस्ट्रिक्शन साइट की तरह बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर बेस जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक इंडिविजुअल में तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट की तरह एक्ट कर रहा है ये पूरा सीक्वेंस, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल में ये रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं रह जाएगा। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ फ्रेगमेंटेशन दिखेगा पहले इंडिविजुअल में, दूसरे इंडिविजुअल में फ्रेगमेंटेशन नहीं दिखेगा जहाँ पे ये C इंट्रोड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, किस वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ SNP। तो SNP जो है RFLP को भी पैदा कर सकता है। लेकिन जानने वाली बात यह है कि बहुत सारे SNPs ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ SNPs जो होते हैं, जो ऐसे सीक्वेंसेस में प्रेजेंट होते हैं जो किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पहचाना नहीं जाता है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट में इनकी मौजूदगी, SNPs की मौजूदगी बड़ी रेयर होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, और वो भी किसी रेस्ट्रिक्शन साइट पे हो, तो इसकी संभावना तो कम हो ही जाएगी। तो हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि RFLP को गिव राइज करें। अब देखिए, जो SNPs होते हैं वो दो जगह पे हो सकते हैं, या तो वो इंटरजीनिक रीजन में होंगे या इंट्राजीनिक रीजन में। इसका मतलब कि दो जीन्स के बीच में, यानी कि ये अगर दो जीन्स हैं तो यहाँ पे बीच में कहीं SNP की साइट हो गई, ये SNP साइट हो गई, दिस इज SNP। ये दो हुई जीन, जीन 2, जीन 1,
ठीक, इन दोनों के बीच में एसएनपी मौजूद हो सकता है, तो इंटरजीनिक साइट हो गई। इंट्राजीनिक का मतलब क्या हो गया? विद इन जीन। तो ये अगर हम जीन मान लें तो इस जीन के ही अंदर अगर एसएनपी मौजूद है तो दिस इज एसएनपी, दिस इज जीन। तो दो ही लोकेशन है, ये तो पॉसिबिलिटी के रूल पे भी अगर हम देखें। अब ये जो जीन के अंदर पाए जा रही हैं एसएनपीज, इनकी वजह से क्या हो सकता है? सिनोनिमस या नॉन सिनोनिमस चेंज हो सकता है कोडॉन्स में। सिनोनिमस कोडॉन्स का मतलब क्या हो गया? जैसे हम जानते हैं कि कई अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कोडॉन्स होते हैं। तो अगर ऐसे अमीनो एसिड्स, ऐसे कोडॉन्स जो हैं, जो चेंज होने के बाद भी सेम एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो ऐसे कोडॉन क्या कहलाएंगे? सिनोनिमस कहलाएंगे। लेकिन अगर कोडॉन में चेंज हुआ और उसकी वजह से वो अब दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लगा, तो ऐसे कोडॉन्स नॉन सिनोनिमस कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर एसएनपी किसी जीन में आ रहा है, मौजूद है, तो उसके चेंज की वजह से दोनों कंडीशन अराइज हो सकती है। सिनोनिमस कोडॉन भी आ सकता है या नॉन सिनोनिमस भी। ये केस कहाँ होता है? इंट्राजीनिक रीजन में होता है। इंटरजीनिक में तो कोई मसला ही नहीं है, जब उन दोनों जीन्स के बीच की जगह है, ये कोई जीन तो है नहीं, तो यहाँ कोडॉन वोडॉन की हम बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए, ह्यूमंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो हमको मालूम है कि कोडिंग डीएनए जो है ह्यूमंस में वो लगभग 1.5% होता है। एनसीईआरटी वगैरह में 2% लिखा है, लेकिन फिर और ज़्यादा उसको अप टू डेटेड जो डेटा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो 1.5% जीनोम का जो होता है वही कोडिंग रीजन बनाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोस्टली जो एसएनपीज होंगे वो कहाँ पाए जाएंगे? नॉन कोडिंग डीएनए में, क्योंकि 98.5 जो है परसेंट तो नॉन कोडिंग रह गया, तो जाहिर सी बात है इन एसएनपीज की वहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि मोस्ट ऑफ द एसएनपीज आर प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए। अब ये एसएनपीज जो हैं, ये मोस्ट अबंडेंट मॉलिकुलर मार्कर्स होते हैं, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड के हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो इस तरह से पूछा ही जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर्स आर मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन जीनोम। तो आप कह देंगे एसएनपीज, बाकी तो बहुत मार्कर्स हम जानने, आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी, एसएसआर, एसएसटीआर, बहुत सारे मार्कर्स हैं, तो ऑप्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब यहाँ पे देख लीजिए, उसी को एग्जाम्पल के तौर पे या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इंडिविजुअल 1 है ये, इंडिविजुअल 2। यहाँ पे क्रोमोसोम 1 में देखिए यहाँ TA का पेयर है, जबकि ये दूसरा जो मतलब इसका जो होमोलॉग होगा वहाँ पे CG आ गया। ठीक, सिमिलरली इंडिविजुअल 2 में क्रोमोसोम 1 में CG और CG। तो इस तरीके से ये वेरिएशंस जो है वो अराइज हो सकते हैं। अब ये जो एसएनपीज होते हैं, ध्यान देना है ये कैसे हैं, ये कोडोमिनेंट मार्कर हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोडोमिनेंट मार्कर होने से फ़ायदा क्या है कि हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स के बीच में ये डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था लास्ट टर्न पे। बहुत आसानी से और जल्दी ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं, और डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट डीएनए सीक्वेंसिंग से पता लगा सकते हैं एसएनपीज के बारे में, या डीनेचरिंग HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं हम, तो उससे भी पता चल जाता है। HPLC एक बड़ी सेंसिटिव टेक्निक है, वैसे उसको अब डिटेल में तो हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कॉलेज में। तो और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है एसएनपीज के बारे में वो ये है कि दे आर न्यू जनरेशन ऑफ मॉलिकुलर मार्कर्स। इसका मतलब ये है कि पहले जो एनालिसिस की जाती थी उसमें वही RFLP, AFLP, RAPD ये सब इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जब से DNA सीक्वेंसिंग सुलभ हो गई है, आसान हो गई है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, सस्ती भी हो गई है, तो उसके बाद से SNPs का ही इस्तेमाल जो है ज़ोरों शोरों पे हो रहा है एज मॉलिकुलर मार्कर। तो बस इतने पॉइंट्स अगर एसएनपीज के बारे में याद रखेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। प्लांट ब्रीडिंग की अब थोड़ी सी बात कर लें, छोटा सा टॉपिक था उसी में। ब्रीडिंग तो एक्चुअली में वो पूरा अपने आप में एक चैप्टर ही है, लेकिन इंट्रोड्यूस करना है सिर्फ।
तो प्लांट ब्रीडिंग अगर करना है तो इसमें दो मेन स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तो हम क्लासिकल ब्रीडिंग कर सकते हैं और दूसरा मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग कर सकते हैं। क्लासिकल और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो क्लासिकल और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है? क्लासिकल ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, या प्लांट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उनकी आपस में इंटरब्रीडिंग सिंपली कराते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है इंटरब्रीडिंग कराने का, मतलब क्या हो गया कि उसका पॉलन लिया और उसके स्टिग्मा पे एक्सपोज कराया, ऐसे जैसे मेंडल ने कराया था, इसीलिए क्लासिकल ब्रीडिंग कह रहे हैं। तो इंटरब्रीडिंग आपस में कराई और उसके बाद फिर जो नए सीड्स मिले उनको ग्रो कराएंगे और फिर पता चलेगा हाँ कुछ न्यू कल्टीवार्स निकल के आएंगे, जिसमें अगर डिज़ायर्ड ट्रेड्स होगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर डिस्कार्ड करेंगे, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है क्लासिकल ब्रीडिंग में कि एक लॉन्ग पीरियड चाहिए और बहुत सारी जनरेशन्स के बाद जो है हम यूज़फुल जीनोटाइप्स को सेलेक्ट और एवेल्युएट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, बीज बोएंगे, फिर पौधा उगेगा, फिर उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस नज़र आएंगे, पता नहीं वो हमारे डिज़ायर्ड हैं कि नहीं है, तो फिर अगली जनरेशन कराएंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। इसीलिए अब मॉलिकुलर ब्रीडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जल्दी जल्दी नई वैरायटीज़ को पैदा करने के लिए। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच यूज़ की जाती है। दो मेन अप्रोचेस हैं इसके अंदर, मॉलिकुलर ब्रीडिंग के अंदर। एक तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और उसमें तो बहुत सारी तरीके हैं जीन्स को मॉडिफाई करने के, और दूसरा होता है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, या इसको हम MAS शॉर्ट में कह देंगे। अब मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि जब जैसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया, उसके बाद हमको ये भी तो देखना है ना कि जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुई कि नहीं, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको सिंपली कह दिया मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो मॉलिकुलर मार्कर्स का यूज़ करेंगे फिनोटिपिक सिलेक्शन करने के लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। अब और उसमें कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मार्कर्स हैं हमारे पास, मार्कर ही तो पढ़ते चले जा रहे हैं। ये वाला तो लास्ट है SNP जो हमने अभी पढ़ा, SNP का भी यूज़ कर सकते हैं नो डाउट। तो उससे फ़ायदा क्या है, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, जैसे क्रॉप यील्ड के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, क्वालिटी क्या है क्रॉप की, या बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस है कि नहीं है, ये सब कुछ पता लगाया जा सकता है थ्रू दिस सिलेक्शन स्ट्रेटजी। तो बहुत ब्रीफ में था ये। तो ये कंप्लीट हो गया SNP और प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, जीनोम मैपिंग में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था, एटलीस्ट रेस्ट्रिक्शन मैपिंग तो हम लोगों ने देख ही ली थी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसके किए थे, अब कुछ और शेयर कर देंगे आज हम। इसके बाद हमारा आता है STS मैपिंग। तो STS मैपिंग जो है ये क्या है बेसिकली, STS का मतलब होता है सीक्वेंस टैग्ड साइट। सीक्वेंस टैग्ड साइट, इससे क्या समझ में आता है, तो अभी समझ में आएगा आपको। देखिए, ये STS जो होते हैं ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, इनका साइज 200 से 500 बेस पेयर का होता है, एंड दे आर यूनिक इन जीनोम। यूनिक इन जीनोम का मतलब ये हो गया कि अब ये 200 से 500 बेस पेयर का एक सीक्वेंस जिसको हम STS कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें वेरिएशन की तो संभावना कम नहीं है। अब इन लगभग 500 बेस पेयर्स में से कई बेस पेयर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, तो अलग अलग लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम में इन बेस पेयर्स में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हर एक STS जो है वो यूनिक होता है जीनोम के अंदर, उसका अपना सीक्वेंस होता है, इसीलिए वो यूनिक होता है। अच्छा, अब STS मैपिंग जो है ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है, और ये भी DNA सीक्वेंसिंग के बाद ही इजाद हुई है, जब सीक्वेंसिंग जो, और स्पेशली जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी हैं, तो उसके आने के बाद जो है STS मैपिंग भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि हमको इन STS का, ये सीक्वेंस टैग साइट्स का जो 500 बेस पेयर हम कह रहे हैं 200 से 500, तो इनकी लोकेशन और बेस सीक्वेंस ये भी हमको पता होता है, पहले से हमको मालूम है। क्योंकि देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग लगातार चल रहा है। आज की डेट में जो डेटाबेसेस बने हुए हैं NCBI की वेबसाइट पे या दूसरी PDB की वेबसाइट्स पे, उसमें
धीरे धीरे करके रिपोजिटरी तैयार की जा रही है जिसमें जितनी भी नोन स्पीशीज़ हैं उनके डीएनए का सीक्वेंस करके और उस पर डेटा अपलोड कर दिया जा रहा है। तो जब पूरा जीनोम सीक्वेंस हमको पता चल गया तो जाहिर सी बात है हमको उसके एसटीएस का सीक्वेंस भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज़ का ऐसा किया जा चुका है, तो उनकी लोकेशन एसटीएस की और उनका बेस सीक्वेंस पता है आज की डेट में हमें। तो जब पता है हमको लोकेशन और सीक्वेंस, तो इन एसटीएस का इस्तेमाल हम लैंडमार्क की तरह कर सकते हैं जीनोम मैपिंग में, कि जीनोम में किस किस जगह पे कौन कौन सा एसटीएस जो है वो मौजूद है। वो एसटीएस की नंबरिंग कर देते हैं 1 से लेके, और जितने भी एसटीएस अवेलेबल हैं, नंबर की तो कोई लिमिट है नहीं। इसका फ़ायदा ये है एसटीएस का कि दे आर डिटेक्टेबल बाय पीसीआर। पीसीआर से क्या करेंगे भाई, वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है जीनोम का उसको हम एम्पलीफाई करेंगे तो उसमें जो एसटीएस सीक्वेंस होगा वो भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पीसीआर का यूज़ करके इन एसटीएस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने अभी ऊपर क्या लिखा था, सीक्वेंस टैग्ड साइट। यहाँ पे उसी का एक और डेरिवेटिव टर्म है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी जिसको हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके आगे एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे डीएनए के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये ईएसटीज जो है ये कहाँ, किस रीजन ऑफ डीएनए से डिराइव हो रहे हैं, विच आर एक्सप्रेस्ड। और एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब कि इट इज बीइंग ट्रांसक्राइब इनटू एमआरएनए, तभी वही एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें करते क्या है, अब एमआरएनए अगर हमको मिल गया तो अब प्यूरिफाइड जो एमआरएनए है उससे हम सीडीएनए तैयार करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, और उस सीडीएनए के सीक्वेंस को हम यूज करते हैं एज ईएसटी। ठीक। अब एसटीएस मैप तैयार कैसे किया जाता है, तो एसटीएस मैप बेसिकली क्या है, इट इज अ मैप रिप्रेजेंटिंग ऑर्डर एंड स्पेसिंग ऑफ एसटीएस विद इन अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए। मतलब एसटीएस कितने पाए जा रहे हैं और उनका सीक्वेंस क्या है और अलग अलग एसटीएस के बीच की दूरी कितनी है, ये हम आइडेंटिफाई कर लें और उसी के बेसिस पे हम एक मैप तैयार कर लें तो उसको हम एसटीएस मैप कहते हैं। और यहाँ पे जैसे लिंकेज एनालिसिस के थ्रू जो मैप डिस्टेंस डिटरमाइन की जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी एसटीएस मैप में भी डिस्टेंस पता चल जाती है। अच्छा, अब इसमें लिंकेज एनालिसिस का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ये दो कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। लिंकेज का मतलब ये हो गया कि अगर दो जीन्स जो है एक दूसरे के बहुत पास पास लोकेटेड हैं क्रोमोसोम्स में, तो अगली जनरेशन में उनके साथ साथ ही जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस दौरान जो सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है क्रोमोसोम्स का आपस में, तो अगर जीन्स पास पास हैं तो दोनों जीन्स उसी सेगमेंट में चली जाएंगी। और यही चीज़ यहाँ पे एसटीएस मैप के केस में होती है कि अगर दो एसटीएस, दो सीक्वेंस टैग साइट्स एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसका मतलब कि जब हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे डीएनए का एनालिसिस के लिए या सीक्वेंसिंग के लिए, तो वो जो फ्रैगमेंट तैयार होगा उस फ्रैगमेंट में अगर दो एसटीएस साइट्स पास पास में हैं तो वो सेम फ्रैगमेंट में जाएंगी। अगर दूर दूर हैं एसटीएस साइट्स तो वो दूसरे अलग अलग फ्रैगमेंट्स में चली जाएंगी। तो अभी हम उसको देखते हैं अभी और थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, लिंकेज एनालिसिस में हम देखते हैं कि कौन कौन सी जीन्स लिंक होके साथ में जा रही हैं। यहाँ पे जो मैप डिस्टेंस है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एट विच ब्रेक अकर्स बिटवीन टू मार्कर्स। यानी कि दो मार्कर्स के बीच में ब्रेक, और वो कब होगा, जब वो मार्कर्स थोड़ा ज़्यादा दूरी पे होंगे, पास पास होंगे, तो ब्रेक उनके बीच में तो नहीं इंट्रोड्यूस होगा। मैपिंग के लिए यानी मैपिंग पर्पस के लिए क्रोमोसोम फ्रैगमेंट्स का पूरा एक कलेक्शन तैयार किया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है इंडिविजुअल एसटीएस या ईएसटीज के लिए। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो
अब ये हमारे पास एक एक डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए सेगमेंट में हमारे पास, यहाँ तो हमको ऑलरेडी पता है, मतलब इंडिकेटिव डायग्राम है, ये STS1 है, फिर ये STS2, STS3, 4, 5, इस तरीके से ये सीक्वेंस टैग साइट्स जो है इस डीएनए पे अरेंज्ड हैं। यहाँ पे क्या किया है, एक इंडिविजुअल STS यानी STS2 का इलेबोरेट ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पे दिखा दिया है। चूंकि सीक्वेंस इनका नोन है इन STS का, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्राइमर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये प्राइमर 1, प्राइमर 2 यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्राइमर हमारे पास हो गया। जिस पर्टिकुलर STS का लोकेशन हमको जानना है विद रिस्पेक्ट टू अदर STS, उनको हम PCR का यूज करके और उनका एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो यानी कि वो पर्टिकुलर STS साइट्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो जाएंगी। अब देखिए शुरुआत जैसे कैसे हो रही है। हमारे पास एक YAC लाइब्रेरी है, ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की हेल्प से तैयार की हुई एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी कैसे तैयार करते हैं? लाइब्रेरी का मतलब भाई cDNA लाइब्रेरी होती है, जीनोमिक लाइब्रेरी होती है, सब हमने क्लास में ही पढ़ाया है। तो जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे जीनोम का फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और वो जो फ्रेगमेंट्स तैयार हुए उनको अलग अलग ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट करके एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी तैयार कर दी जाएगी। इसी तरीके से जो cDNA लाइब्रेरी है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है कि जीन्स कौन कौन सी हैं, यानी कि कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए। क्योंकि cDNA कैसे बनेगा? cDNA mRNA से के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, और mRNA उसी पार्ट ऑफ डीएनए से बनेगा जो एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो cDNA की लाइब्रेरी जो है वो एक्सप्रेस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है और जीनोमिक लाइब्रेरी सारे ही डीएनए को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है। अब इसमें इस लाइब्रेरी में जाहिर सी बात है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे, पूरे जीनोम के फ्रेगमेंट्स अवेलेबल होंगे, और अलग अलग फ्रेगमेंट्स में अलग अलग STS मौजूद होंगे, सीक्वेंस टैग साइट्स। तो अगर हमको स्पेसिफिक STS के लोकेशन और उनके बीच की डिस्टेंस जाननी है, यानी STS मैपिंग ही तो करनी है हमको, तो उस पर्टिकुलर या उन पर्टिकुलर STS के लिए जो प्राइमर होंगे, क्योंकि सीक्वेंस तो हमको पता है सभी STS का, उन पर्टिकुलर STS के लिए जो प्राइमर होंगे उनका इस्तेमाल करके PCR किया जाएगा। अच्छा, अब जब PCR, जैसे मान लीजिए यहाँ पे STS1 और STS3 इनका ही इनके बारे में हमको पता लगाना है कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो इनके लिए जो प्राइमर्स होंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इनकी तादाद जो है जाहिर सी बात है एज कंपेयर टू अदर दिस अदर टाइप्स ऑफ STS वो रिलेटिवली ज़्यादा होगी। फिर करते क्या है कि जब हमारे पास सैंपल तैयार हो जाता है तो पूरा अब सेट तैयार हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इनकी संख्या ज़्यादा है 1, 3 की, इसके अलावा भी और फ्रेगमेंट्स में जो STS होंगे उन सभी का एक सेट, लार्ज सेट जो है वो तैयार हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5 जो ऊपर हमने सीक्वेंस दिखाया था। इसके बाद हमारे पास ये जो अलग अलग इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स आए हैं कंटेनिंग दी STS, इनकी सीक्वेंस असेंबली की जाती है। और असेंबली कैसे तैयार होती है? जैसे ये कंटिग वाला जो है, कंटिग कंटिग टर्म आता है कॉन्टिगुअस से। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है एक के बाद एक। अब ये कैसे ये सीक्वेंस कंटिग तैयार किए जाते हैं? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर्स की हेल्प ली जाती है। यानी अब जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि देखो PCR से जो हमने एम्प्लीफिकेशन किया तो हमको ये तो पता हो गया है कि ये किस सीक्वेंस का एम्प्लीफिकेशन हुआ और उसका किस STS का एम्प्लीफिकेशन हुआ और उसका सीक्वेंस भी हमको मालूम है। अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स निकल के आते हैं
उनकी भी सीक्वेंसिंग की जाती है और उन सीक्वेंस का बाद में अलाइनमेंट किया जाता है, या और उसी अलाइनमेंट के बेसिस पे, जिसको हम कंटीग असेंबली भी कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद तब हमको ये पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इन एसटीएस की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है। हो सकता है इस डायग्राम से बहुत क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, तो एक डायग्राम हमने और यहाँ पे शेयर किया है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे पास अलग अलग क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। अब हमको स्क्रीन करना है STS1 और STS4 के लिए। तो हमारे पास कई सेगमेंट्स हैं, हमको इन दोनों STS के लिए स्क्रीनिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग फ्रेगमेंट्स जो है उसमें ये अलग अलग जगह पे मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको। हाँ, यहाँ पे इस्तेमाल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का, बैक का किया गया है। ऊपर हमने जो एग्जांपल लिया था वो यैक का लिया था, तो कोई भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है कि वो रिलेटिवली ज़्यादा बड़े साइज ऑफ, ज़्यादा बड़े फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम को या डीएनए को एकोमोडेट कर सकते हैं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हर एक, जैसे यहाँ तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा लिखा हुआ, करते क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए यही वाला फ्रेगमेंट है, इसी को निकाल के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये फ्रेगमेंट है। तो ये हमने लिया बैक वेक्टर और इसको कट कर दिया। पहले ये सर्कुलर था, कट कर दिया ताकि ये ओपन हो गया, और इसी सर्कुलर वेक्टर में अब ये वाला फ्रेगमेंट जो है वो ऐसे इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इसमें ये ऐसे इधर ये बन गया ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल इधर अंदर की तरफ बना देंगे, ठीक, और ये गोला तो बीच में है। इस तरीके से ये फ्रेगमेंट जो है इसमें इस बैक वेक्टर में इनकॉर्पोरेट हो गया। नामकरण भी कर दे रहे हैं, ये बैक हो गया और ये तो हमारा सीक्वेंस है ही है, दिस इज ठीक। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे ही अलग अलग फ्रेगमेंट के लिए अलग अलग बैक वेक्टर्स जो है वो मौजूद होंगे। हमको हर एक बैक वेक्टर को स्क्रीन करना है, जिसके पास STS1 या STS4 मौजूद है। ध्यान से इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। हमको क्या करना है, वी हैव टू स्क्रीन ईच बैक दैट हैड STS1 और STS4। और स्क्रीनिंग किस चीज के लिए करनी है? स्क्रीनिंग करनी है हमको STS2, STS3 और STS5 के लिए। बात समझिएगा, हमको उन बैक वेक्टर्स की स्क्रीनिंग करानी है जिनके पास या तो STS1 साइट मौजूद हो या STS4 साइट मौजूद हो। और स्क्रीनिंग किसके लिए करनी है? स्क्रीनिंग करनी है बाकी के जो STS हैं, यानी कि STS2, 3, 5 के लिए स्क्रीनिंग करनी है। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अब स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि हमको सीक्वेंस एनालिसिस की करनी पड़ेगी। हमको अब सीक्वेंस पता चला, जब सीक्वेंस पता चल गया तो अब ये जो STS हैं अलग अलग, यहाँ पे कलर तो उस हिसाब से दिखाया ना, ये वाला कौन सा था, हाँ रेड वाला 1 है, 4 जो है वो पर्पल है, 3, 5, 3 जो है वो ब्लू वाला है, और ग्रीन वाला जो है 5 है, और येलो वाला जो है 2 है। तो हमको उसी हिसाब से सीक्वेंसेस ये इन फ्रेगमेंट्स के पता हैं। अब इसके बाद ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं इनको लाइन अप किया जाता है। लाइन अप करने से ही कंटीग बनता है, या इसी को हम क्या कह रहे हैं, कंटीग असेंबली इसको टर्म देते हैं। लाइन अप की जो प्रोसेस है उसको कंटीग का यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है, कंटिगुअस ओवरलैपिंग DNA सीक्वेंसेस।
देखो जब फ्रैगमेंट बनाते हैं ना तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है, जैसे मान लो कि एक हमने ये लाइन बनाई, इसका जब फ्रैगमेंटेशन करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है फ्रैगमेंटेशन के दौरान कि ये 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 कुछ पोर्शन जो, क्योंकि एक ही फ्रैगमेंट तो तैयार हो नहीं रहा, पीसीआर से एम्पलीफिकेशन करें तो फ्रैगमेंट्स बहुत सारे हमको मिलेंगे। ये जो इतना पोर्शन इधर और इतना पोर्शन इधर, ये क्या है, ये ओवरलैपिंग पोर्शन है। और ये ओवरलैपिंग पोर्शंस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये जो फ्रैगमेंट्स तैयार हुए हैं इनका ऑर्डर या इनका सीक्वेंस क्या था। और ये कैसे पता लगाया जाता है, इसको पता लगाने के लिए ही जो हमने अभी बताया था आपको, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि सीक्वेंस डेटा तो वो सीधे कंप्यूटर में ही जाएगा, और अलग अलग फ्रैगमेंट का सीक्वेंस डेटा जब हमारे पास मौजूद रहता है तो उस सीक्वेंस का अलाइनमेंट जो है वो, या कंटीग असेंबली जो है वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से अलाइनमेंट हो रहा है, यहाँ तो देखिए रैंडम फ्रैगमेंट्स हैं या रैंडम सीक्वेंस हैं, यहाँ पे जब अलाइनमेंट कर दिया तो STS1 ये सारे हो गए, STS4, फिर उसके बगल में ग्रीन वाला ये जो भी रहा हो, 3 था क्या, 3, हाँ 3 ही रहा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हमको लैंडमार्क्स पता है, तो उसके बेसिस पे ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ये पूरा अलाइन हो जाएगा ऐसे। अभी तो देखिए इंडिविजुअल अलग अलग दिखा दिया गया, अब ये सारे डायग्राम को ऐसे मर्ज कर दिया जाए तो फाइनल कंटी हमको ये मिल जाएगा। ये भाई इसको 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 3 3 6 अगर ये सारे मर्ज कर दिए तो हमको ये पूरा सीक्वेंस मिल गया। ये है 1 2 3 4 5। इस तरीके से कंप्यूटर एल्गोरिदम यूज करके और पूरा का पूरा ये सीक्वेंस एनालिसिस या सीक्वेंस पता कर लेते हैं, या हम कहें STS मैप तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गया STS मैपिंग। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रेडिएशन हाइब्रिड्स। क्या ये, हाँ, रेडिएशन हाइब्रिड्स ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में, अब ये टर्म्स तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। रेडिएशन हाइब्रिड जो है उसका भी इस्तेमाल मैपिंग के लिए ही किया जाता है। और ये रेडिएशन हाइब्रिड होता क्या है, ये ऐसी सेल होती है, जाहिर सी बात है हाइब्रिड है ये, तो ये ऐसी सेल होती है जिसके पास दूसरे स्पीशीज के क्रोमोसोम फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं। अपने तो होंगे ही, अपने क्रोमोसोम तो उसके पास है ही हैं, दूसरी स्पीशीज के भी क्रोमोसोम फ्रैगमेंट्स इसके पास होती है। ऐसी सेल होती है रेडिएशन हाइब्रिड। और ये जो सेल होती है जनरली ये रोडेंट की सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे इनकी मेकिंग होती, कैसे रेडिएशन हाइब्रिड्स तैयार किए जाते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं जरा। सबसे पहले क्या करेंगे, कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स लेंगे। ठीक, कल्चर्ड ह्यूमन सेल्स को इरेडिएट करेंगे एक्सरे या गामा रे से। तो जब सेल को इरेडिएट करेंगे तो जाहिर सी बात सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी इरेडिएट होगा। तो यानी अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया इरेडिएशन ऑफ क्रोमोसोम। जब ये एक्सरे या गामा रे डाला जाएगा, अगर लो डोज डाली जा रही है तो क्रोमोसोम टूटेगा लेकिन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कम बनेंगे। अगर हाई डोज दिया जा रहा है इन रेस का तो ज़्यादा क्रोमोसोम ब्रेकेज हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कई फ्रेगमेंट्स मिल गए, 1 2 3 4 5 फ्रेगमेंट मिल गए, यहाँ 1 2 3 ही फ्रेगमेंट मिला था। तो डोज पे डिपेंड करता है कितने फ्रेगमेंट। तो ये हमको मिल गए फ्रेगमेंटेड क्रोमोसोम्स। अब ये जो फ्रेगमेंटेड क्रोमोसोम्स हैं, जाहिर सी बात है ये उसी ह्यूमन सेल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन जब
क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेड हो गया तो अब सेल के सर्वाइवल पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि इरेडिएशन के बाद ज़्यादा देर वेट नहीं करते हैं, इसके बाद इस सेल का, ये जो कल्चर्ड ह्यूमन सेल जो इरेडिएटेड थी, इसका फ्यूज़न कराएंगे दूसरी सेल से। तो ये हो गई हमारी इरेडिएटेड ह्यूमन न्यूक्लियस उस सेल का जिसमें फ्रेगमेंटेड क्रोमोसोम है, और फिर हैमस्टर न्यूक्लियस, हैमस्टर वही जो रोडेंट है, इसका न्यूक्लियस जो कि नॉन इरेडिएटेड है, इसको इरेडिएट नहीं किया गया है। इन दोनों को आपस में फ्यूज कराया जाएगा। फ्यूज तो ठीक है, सेल फ्यूजन हो गया। अब इस फ्यूजन के दौरान, सेल फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों हो गया, इस फ्यूजन के दौरान ये हाइब्रिड न्यूक्लियस तैयार हुआ। इसमें होता क्या है कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट्स ये जो ऊपर तैयार हुए थे रेडिएशन की वजह से, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं हैमस्टर के क्रोमोसोम्स में, और ये फ्रैगमेंट का जो साइज होता है वो 5 से 10 मेगाबेस पेयर होता है साइज इनका। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स जो है वो ह्यूमन क्रोमोसोम के भी इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। तो इस तरीके से जो रेडिएशन हाइब्रिड यहाँ पे तैयार हुआ, इसके अंदर लगभग 15 से 30% ह्यूमन जीनोम का पार्ट जो है वो मौजूद रहता है। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या है, क्यों ये सब कर रहे हैं, रेडिएशन हाइब्रिड हाइब्रिड क्यों बना रहे हैं, तो अब आप इसको समझिए। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो हाइब्रिड सेल्स तैयार हुई हैं उनकी फिर से स्क्रीनिंग की जाती है। किसके लिए? एसटीएस के लिए, जिस अभी हमने पढ़ा, जो सीक्वेंस टैग साइट्स के लिए, कि कौन से एसटीएस जो हैं साथ साथ पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एसटीएस जो एक साथ ही मौजूद होंगे इवन फ्रेगमेंटेशन के बाद भी, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो सेम क्रोमोसोम फ्रैगमेंट्स पे मौजूद रहे होंगे, या वो पास पास रहे होंगे रिलेटिवली। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो एसटीएस हैं अगर ये क्लोज हैं एक दूसरे के, तो मतलब ये है कि सेम हाइब्रिड सेल में अगर ये पाए जा रहे हैं एसटीएस, तो ओरिजिनल ह्यूमन क्रोमोसोम में ये पास पास रहे होंगे फ्रेगमेंटेशन से पहले भी। यहाँ ये जो एक चीज़ और समझ लीजिए, ये डायग्राम्स इंडिकेटिव हैं, सिर्फ एक सेल नहीं तैयार हो रही है, मल्टीपल हाइब्रिड सेल्स जो है वो तैयार होंगी, या रेडिएशन हाइब्रिड्स तैयार होंगे, और अलग अलग रेडिएशन हाइब्रिड जो तैयार हो रहे होंगे उसमें अलग अलग ह्यूमन क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट्स इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे हैमस्टर के क्रोमोसोम्स के साथ। तो इसका मतलब कि हमको सिर्फ ऐसा थोड़ी कि एक हाइब्रिड की एनालिसिस या स्क्रीनिंग करनी है, हमको बहुत सारे रेडिएशन हाइब्रिड्स की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमको मल्टीपल एसटीएस के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में पता चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो एक ही फ्रैगमेंट में जा रहे हैं तो इसका मतलब ओरिजिनल क्रोमोसोम में भी वो पास पास रहे होंगे, अलग अलग फ्रैगमेंट्स में जा रहे हैं तो ओरिजिनल क्रोमोसोम में दूर दूर रहे होंगे। तो जो एसटीएस मैपिंग हमने बताई है उसी का ये एक ऑल्टरनेट वे इसको आप कह सकते हैं। तो ये है हमारा रेडिएशन हाइब्रिड, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद बात करेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप 11th-12th से ही पढ़ते चले आ रहे, 12th में था, तो यहाँ पे हम उसका बस ओवरव्यू आपको देंगे कि जिससे चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो जाएं, रिवाइव हो जाएं फिर से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये किसने दिया था? सर एलेक जेफरीज ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, यूके, 1984। इनको सर की पदवी दे दी गई। सर जो है वो बहुत बड़ा टाइटल है, इंग्लैंड में दिया जाता है अभी भी। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन चीज़ जो इस टेक्निक में यूज़ होती है, मेन एट्रीब्यूट या मेन क्वालिटी ह्यूमन क्रोमोसोम्स की, वो होती है हाईली वेरिएबल रिपीट सीक्वेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? VNTRs या वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये क्या है? तो VNTRs जो होते हैं
ये माइक्रो सैटेलाइट VNTRs भी हो सकते हैं और मिनी सैटेलाइट VNTRs भी हो सकते हैं, लेकिन DNA फिंगरप्रिंटिंग के केस में मिनी सैटेलाइट क्लास का ही इस्तेमाल किया जाता है। मिनी सैटेलाइट, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि VNTRs क्या है, माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट, दोनों हैं, कुछ नहीं है, पता नहीं, 50 ऑप्शन है बनाने के लिए। तो मिनी सैटेलाइट होते हैं VNTRs, एक चीज़ ये हो गई। अब VNTRs हैं क्या? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे न्यूक्लियोटाइडेड सीक्वेंस हैं जिनमें रिपीट यूनिट्स मौजूद होती है। ये जो रिपीट यूनिट्स होती है ये हाईली कंजर्व्ड होती है अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन स्पीशीज। रिपीट यूनिट कौन सी होगी ये कंजर्व होता है। अच्छा, फिर डिफरेंस कहाँ अराइज होता है? डिफरेंस अराइज होता है नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स में। इंडिविजुअल रिपीट यूनिट तो सेम होगी, लेकिन नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए कि 25 बेस पेयर की रिपीट यूनिट है एक, ठीक? तो एक रिपीट यूनिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये सभी ऐसे ही होंगे 25 बेस पेयर की, 25। लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में हो सकता है ये 4 बार रिपीट हो रही हो, दूसरे इंडिविजुअल में 6 बार, तीसरे में 8 बार, चौथे में 50 बार। तो कितनी बार ये यूनिट्स रिपीट हो रही हैं ये वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल रिपीट यूनिट जो है वो तो सिमिलर ही रहेगी, वो चाहे इंडिविजुअल ए की बात करें, चाहे इंडिविजुअल बी की बात करें, किसी की बात करें। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स जो है उसमें डिफरेंस अराइज होता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा रिपीट यूनिट्स होंगी उतना ज़्यादा VNTR का साइज ज़्यादा होगा, जितनी कम रिपीट यूनिट्स होंगी उतना साइज छोटा होगा। तो जो लेंथ है सिंपल सीक्वेंस टैंडम एरेस का वो वेरी करेगा। अब यही जो वेरिएशन है ये भी एक तरीके का पॉलीमॉर्फिज्म ही है। इट इज़ द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। कितनी बार VNTRs किस इंडिविजुअल में रिपीट हो रहे हैं यही उसकी पहचान है। तो हमारे में 50 बार रिपीट हो सकता है, किसी और में वो 70 बार रिपीट हो सकता है, इसी से पता लगा लेते हैं डिफरेंस। अब देखिए, अब मिनी सैटेलाइट की कुछ स्पेसिफिक बात कर लें तो इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जीनोम मैपिंग में ये बहुत यूज़फुल है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो फिर फ़ायदा क्या, हमारा भी वैसा ही, अगले का भी वैसा ही, तो फिर क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। तो जीनोम मैपिंग में ये यूज़फुल इसीलिए है क्योंकि जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे उनकी एलील में वेरिएशन होगा। एलील मतलब क्या? वही VNTR। और एलील में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही तो चेंज होता है, यहाँ सीक्वेंस नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स चेंज हो रही हैं, ठीक? तो अब ये जो रीजन्स हैं इनको हम DNA प्रोफाइल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सैंपल में ब्लड, बोन, हेयर, टिश्यूज़ ये सब ले सकते हैं, कुछ भी बॉडी का पार्ट जो है जिसमें DNA मौजूद हो बस। ह्यूमन क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे VNTR रीजन्स ऐसे होते हैं जिनके अगल बगल यानी आइदर साइड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स मौजूद होती हैं। ये एक जानकारी है, फैक्ट है। तो उससे होता क्या है कि VNTR के अगल बगल अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हैं तो अगर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो VNTR को कट कर देंगे। अब VNTR को जब कट किया जाएगा तो VNTR कितना लंबा है किसी एक इंडिविजुअल में ये तो वेरी कर रहा है, कुछ में छोटा है, कुछ में मतलब कुछ में कम नंबर ऑफ रिपीट यूनिट है, कुछ में ज़्यादा। तो इसी हिसाब से जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है उसकी लेंथ भी अलग अलग आएगी। तो एलील्स जो होते हैं किसी गिवन VNTR के लिए वो भी डिफर करते हैं किस चीज़ में? साइज ऑफ सेगमेंट कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इसी की वजह से यूनिक RFLP पैटर्न्स हमको देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे भी RFLP का यूज़ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब देखो, अब ये डायग्राम से समझ लेते हैं
ये रहा पेरेंट वन। पेरेंट वन का क्रोमोसोम वन, इसमें जो रिपीट यूनिट्स हैं वो 6 बार आ रही हैं, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम वन है दूसरी कॉपी, इसमें रिपीट यूनिट्स 9 बार आ रही हैं। ये है पेरेंट वन, ये है पेरेंट टू। पेरेंट टू के क्रोमोसोम वन में रिपीट यूनिट्स 5 बार आ रही हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम वन में रिपीट यूनिट 7 बार आ रही है। ये क्लीवेज क्या दिखा रहा है? ये वही रेस्ट्रिक्शन साइट्स दिखा रहा है जो वीएनटीआर के फ्लैंकिंग पोर्शंस में, रीजन्स में प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, अगर हम इनका पेरेंट वन का बैंडिंग पैटर्न देखेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट्स हमको मिलेंगे 9 और 6 रिपीट्स के, तो 9 ये और 6 ये। सिमिलरली पेरेंट टू का जब हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे 7 और 5 के 2 मिलने चाहिए, मिल रहे हैं 7 और 5 के 2 बैंड्स। अब इनकी प्रोजेनी कैसे बनेगी? तो देखो, प्रोजेनी बनने में तो कोई भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है क्रोमोसोम वन ये 6 वाला 5 वाला ये एक साथ पेयर बना लें किसी एक गैमीट में, 9 वाला 7 वाला ये किसी में पेयर बना लें, फिर 9 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला किसी की भी पेयरिंग एक दूसरे से हो सकती है। तो उसी हिसाब से हमको उतने नंबर ऑफ बैंड्स जो है वो मिल सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो अब मान लो यहाँ 9 और 7 वाला, ये जो मैंने बताया 9 7, इसने ये प्रोजेनी में आया, तो यहाँ पे हमको 2 बैंड्स मिल जाएंगे 9 7 के। 6 और 7 आया, देखो 6 इधर आया पेरेंट वन से, 7 आया टू से, तो 6 7 वाले में ये 2 बैंड मिल गए 6 7 के। इसी तरह 5 6 इसमें भी 2 बैंड। तो पैटर्नल टेस्टिंग हो या क्राइम सीन की टेस्टिंग हो, तो क्राइम सीन वाले में तो एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा हमको बैंड का, है ना। मान लो ये भाई साहब ये पेरेंट वन है, ये अपराधी किस्म के हैं, इन्होंने कोई अपराध किया है, इनका बाल वाल वहाँ से मिल गया, तो इनका तो यही बैंडिंग पैटर्न यहाँ भी मिलेगा, और यही बैंडिंग पैटर्न जो सैंपल मिला है क्राइम सीन से उसमें भी निकल के आएगा। पेरेंटिंग वाले में क्या होता है कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा एग्जामिन करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, तो उसमें दोनों दोनों पेरेंट का लेके हिसाब किताब तब चलते हैं। बैंड्स के पैटर्न जो है वो उन्हीं लोकेशंस पे हमको नज़र आ जाएंगे जो प्रोबेबिलिटी यहाँ इन दोनों पेरेंट्स से निकल के आएगी। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, ये बात जान लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक अगर आपको देखना है तो +2 की बुक है, हम अभी नहीं होगा तो इसमें वो डायग्राम अटैच करके दे देंगे। सदर्न ब्लॉटिंग का मेनली इसमें इस्तेमाल करते हैं। भाई उसमें करेंगे क्या? सैंपल लेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसके बाद फिर ब्लॉटिंग करेंगे तो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आएगा, उसके बाद उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे प्रोब से, फिर प्रोब रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होगा तो फिर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ये सब करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग में जो भी करते थे। तो सदर्न ब्लॉटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर। लेकिन की कंसेप्ट यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आपके लेवल पे पूछे जाएंगे वो ये है। हम डायग्राम वैसे शेयर कर देंगे। तो अभी और टॉपिक भी है हमारे पास पढ़ाने के लिए, लेकिन आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है।